हेलो एवरीवन। आज हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे। आज जो हम लोग बात करेंगे उसके अंतर्गत हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के मीनिंग की बात करेंगे, इसका क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्सेज का, उसके बारे में बात करेंगे। और पॉपुलेशन ग्रोथ जो सहायक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इस नज़रिए से बात करेंगे। और पॉपुलेशन ग्रोथ एक बाधक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इस नज़रिए से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका आज मीनिंग जान लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो जितने भी फिनेंशियल जो भी काम होते हैं इन सभी के विकासों का केंद्र बिंदु है। केवल स्वास्थ्य और शिक्षित व्यक्ति ही आर्थिक वृद्धि में योगदान कर सकते हैं और यह वृद्धि मानव कल्याण को बढ़ाती है। मानव पूंजी मानव विकास को उत्प्रेरित करती है और मानव विकास आर्थिक विकास को। ठीक है, मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है इसके अंतर्गत सिर्फ जो भी जनसंख्या के साइज की चर्चा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जनसंख्या की वृद्धि दर, जनघनत्व, स्त्री पुरुष अनुपात, साक्षरता प्रतिशत, आयु संरचना, जीवन प्रत्याशा, जनसंख्या का व्यावसायिक विभाजन, शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल निर्माण, साहसिक योग्यता, उद्यमी वृत्ति आदि का अध्ययन भी सम्मिलित किया जाता है। चूँकि आर्थिक विकास एक मानवीय उपक्रम है, मतलब ह्यूमन एंटरप्राइज है, अतः इस दृष्टि से एक उपक्रम के रूप में मानव संसाधनों के सभी पहलू इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या रोल है ह्यूमन रिसोर्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? तो किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में पॉपुलेशन, जिसे हम लोग मानव संसाधन भी कहते हैं, की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह देश के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास का आधार है। किसी देश का आर्थिक विकास बहुत सीमा तक उस देश के प्राकृतिक साधनों और पूंजी की मात्रा पर निर्भर करता है, परंतु ह्यूमन रिसोर्स वह शक्ति है जो इन सभी भौतिक साधनों को दिशा व गति प्रदान करती है। ठीक है, नए आविष्कार, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स, लार्जर फैक्ट्रीज का निर्माण, यही सब जो सब चीज़ हैं, विशाल खनिज संपदा, सब मानवीय प्रयास और संकल्प शक्ति की देन है। ठीक है, मनुष्य प्राकृतिक संसाधन व वातावरण का उपयोग करते हुए कैपिटल और इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा इन भौतिक संसाधनों को दिशा एवं गति प्रदान करता है। इनमें मानव संसाधन, सजीव साधन है और वातावरण, पूंजी, प्रौद्योगिक आदि प्राकृतिक और भौतिक संसाधन सजीव साधन के सहयोग के लिए। ठीक है, बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, कैसे यह सहायक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो जनसंख्या आर्थिक विकास में सहायक है, इस विचार को मानने वालों में प्रोफेसर हैंसन, एडम स्मिथ, आर्थर लुईस, कोलिन क्लार्च, पेनरोज, हर्शमैन, बुश्किन तथा अल्फ्रेड बोन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की एक पूर्व शर्त है। प्रोफेसर हर्शमैन कहते हैं जनसंख्या का दबाव आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या का बाजार का विस्तार करती है, जिससे निवेश प्रेरणा को बल मिलता है। ठीक है, उत्पादन तथा रोजगार बढ़ने लगता है, अतः जनसंख्या वृद्धि किसी देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। इस संबंध में कुछ तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे सोर्सेस ऑफ वर्किंग लेबर फोर्सेस। जनसंख्या जब बढ़ती है तो हमारा श्रम शक्ति आपूर्ति का यह स्रोत बनती है। ठीक है, साइमन कुजनेट्स ने कहा है, अन्य बातें समान रहने पर जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि श्रम शक्ति को बढ़ाती है। ठीक है, किसी देश की कार्यकारी श्रम शक्ति विकास का सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय घटक है और इस श्रम शक्ति की आपूर्ति का स्रोत जनसंख्या है। ठीक है, दूसरा क्या है? एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स, बाजारों का विस्तार। तो किसी देश की जनसंख्या वृद्धि में श्रम शक्ति की आपूर्ति होती है। इस दृष्टि से श्रम उत्पादक
है, किंतु जनसंख्या वृद्धि के उपभोग भी बढ़ता है। ठीक है, जैसे कोई भी हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको कंज्यूम करने के लिए तो व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो एक बहुत ही पोटेंशियल मार्केट क्रिएट करता है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, फिर इसमें आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो यदि किसी देश की जनसंख्या वृद्धि 1% वार्षिक या इससे कम है तो जनसंख्या में यह धीमा प्रतिस्थापन उत्पादन एवं विकास की दृष्टि में सहायक है, किंतु यह प्रतिस्थापन वार्षिक 2% या इससे अधिक है तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि उत्पादन एवं विकास की दृष्टि में बाधक है। कहने का अर्थ यह है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन एक निश्चित दर से 1% या 1% से कम के दर से बढ़ रही है तो यह प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, प्रोडक्शन को और बढ़ाने में मदद करेगी। लेकिन अगर यह मोर देन 1% है तो क्या होगी, यह बाधक हो जाएगी प्रोडक्शन में, हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जो डिमांड है उसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डॉक्टर ब्राइट सिंह का अभिमत यह है कि जनसंख्या वृद्धि गहन श्रम विभाजन तथा व्यापक विशिष्टीकरण को जन्म देती है, पैमाने की बचतों को संभव बनाती है, जिससे तकनीकी प्रगति तथा संगठनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिलता है। अब जनसंख्या वृद्धि से और क्या फायदे होते हैं, जैसे सोर्सेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, पूंजी निर्माण का स्रोत। रागनर नरगसेने के अनुसार श्रम शक्ति एक प्रकार की अदृश्य बचत है और अर्ध बेरोजगारी के रूप में इन अदृश्य संभाव्य बचतों को पूंजी निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, किसी देश में भौतिक पूंजी का निर्माण मानव पूंजी के निर्माण पर निर्भर करता है और मानव पूंजी का निर्माण प्रशिक्षित एवं कुशल श्रम शक्ति पर निर्भर करता है। अतः जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है, सृजनात्मक मस्तिष्कों का सृजन होता है, फिर क्या होता है, इससे मानव पूंजी का निर्माण होता है, फिर इससे क्या होता है, टेस्टेड नॉलेज में वृद्धि होती है, और फिर क्या होता है, आर्थिक समृद्धि या विकास होता है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। और क्या फायदे हैं जनसंख्या वृद्धि के, स्किल फॉर्मेशन को प्रमोट करने में मदद मिलता है, बढ़ावा दिया जाता है कौशल निर्माण को। ठीक है, साइमन कुजनेट्स के अनुसार आर्थिक उत्पादन की वृद्धि प्रशिक्षित ज्ञान के स्टोर का फलन है। मतलब नया नया खोज होते हैं, नए मस्तिष्क आते हैं तो उनके नए विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो निर्माण कौशल निर्माण को बढ़ावा देता है। ये तो बात थी सहायक किस प्रकार है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ बाधक कैसे है यह देखेंगे। प्रोफेसर सिंगर का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की दर पर ऋणात्मक प्रभाव डालती है, बचत दर को घटाती है और विनियोग की उत्पादकता को कम करती है। ठीक है, डेविड रॉकफेलर के अनुसार अति जनसंख्या वृद्धि आर्थिक समृद्धि की समस्याओं में से एक सबसे कठिन समस्या है। इस प्रकार राष्ट्रीय संसाधन पूंजी निर्माण में न जाकर जनसंख्या निर्माण में स्वाहा हो जाता है। मतलब अगर ओवर पॉपुलेटेड कोई नेशन हो जाएगा तो कैपिटल फॉर्मेशन पे ध्यान न जाके सिर्फ उनका भरण पोषण पे ही ध्यान दिया जाएगा, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, कुछ कैटेगराइज है कि क्या क्या कैसे ये आर्थिक विकास में बाधक है, इसको पॉइंट आउट किया गया है। जैसे पहला है नेचर ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की प्रकृति। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं विकसित देशों की तुलना में सर्वथा भिन्न परिस्थितियों वाली होती हैं। ठीक है, पूंजी के अभाव और जनसंख्या के दबाव से असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जो आर्थिक विकास के लिए मुख्य बात है। प्रोफेसर हर्समैन के अनुसार जनसंख्या का दबाव विकास के लिए एक बेढंगा और निष्ठुर प्रोत्साहन तो देती है, लेकिन ये सिर्फ हमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को तो मिलती है, लेकिन ये एक्चुअल में ये बाधक ही साबित होती है। प्रॉब्लम ऑफ फूड ग्रेन सप्लाई, खाद्यान्न पूर्ति की समस्याएं। ठीक है, तो जो भी हम पहले ही बताया गया था कि अगर ओवर पॉपुलेटेड कोई नेशन हो जाए तो सिर्फ उसके जीवन यापन पे ही ध्यान दिया जाएगा, कोई भी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, खाद्यान्न पूर्ति की ही समस्याएं हमेशा बनी रहेगी। ठीक, फिर नेक्स्ट है
रिग्रेसिव इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय पर अधोगामी प्रभाव। माइक्रो लेवल पर प्रति व्यक्ति आय किसी देश के आर्थिक विकास को परिभाषित करने हेतु सूचकांक का कार्य करती है। तेजी के साथ बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रति व्यक्ति आय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि एक निश्चित स्तर तक जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाती है, लेकिन उसके बाद वह उसे आवश्यक रूप से कम करती है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित दर से अगर जनसंख्या बढ़े तो अगर यह मतलब कंट्रोल में नहीं रहेगी जनसंख्या, ठीक है, ये एक सर्टेन परसेंटेज से अधिक रेट से बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, इसका इफेक्ट नेशनल इनकम पे प्रतिकूल पड़ेगा। ठीक है, रिग्रेसिव इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इसका ड्रॉबैक क्या है और कैसे ये बाधक है? डिक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, पहले ही बताया गया था, पूंजी का निर्माण कम होना। प्रोफेसर स्पैंगलर के अनुसार औद्योगिक देश के प्रति श्रमिकों के पीछे 2 व्यक्ति आश्रित होते हैं, जबकि अल्प विकसित देशों में यह अनुपात 3:4 का है। अर्थात आश्रितों का यह ऊंचा अनुपात बचत करने की क्षमता को घटाता है, जिससे पूंजी निर्माण कम होता है। फिर इन देशों में शिशु मृत्यु दर ऊंची होती है, जिसके कारण उनके पोषण पर साधनों का एक बहुत बड़ा अपव्यय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ लिविंग, रहन सहन का नीचा स्तर। प्रत्येक देश आर्थिक विकास प्रक्रिया को तेज करके अपने रहन सहन का स्तर ऊंचा बनाने में लगा हुआ है, किंतु ऐसे अल्प विकसित देश जिनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, वहाँ खाद्यान्न उत्पादन में कमी, आधारभूत उद्योगों का अभाव, शिक्षा स्वास्थ्य का नीचा स्तर, बेरोजगारी की समस्या जैसी कठिनाइयों में व्याप्त होने के कारण लोगों का रहन सहन का स्तर मतलब जीवन स्तर आज भी नीचे बना हुआ है। इसका ज्वलंत उदाहरण भारत जैसा विकासशील देश है। फिर क्या आता है पॉइंट इसमें? इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में वृद्धि। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से श्रम शक्ति में वृद्धि हो जाती है, जिससे बेरोजगारी की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ, देश का असंतुलित विकास। तीव्र जनसंख्या वृद्धि से अल्प विकसित देश का विकास असंतुलित ढंग से होता है, क्योंकि जनसंख्या में होने वाली अधिकांश वृद्धि को अंततः कृषि क्षेत्र में ही खपाना पड़ता है। ठीक है, लोग फार्मिंग सेक्टर में ही काम करते हैं। अल्प विकसित देशों में चूंकि पूंजीगत साधनों का अभाव होता है, इसलिए इस अतिरिक्त जन वृद्धि को निर्माणकारी उद्योगों में खपाना संभव नहीं हो पाता है, जिसके फलस्वरूप भूमि पर बढ़ता हुआ और कृषि की उत्पादकता व प्रति व्यक्ति आय को कम करके देश के विकास को अवरुद्ध व असंतुलित बना देता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते हैं वो मानते हैं कि एक दर तक बढ़े तो प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है ये सब, लेकिन बात वही है कि एक सर्टेन परसेंटेज से जैसे ही ये इंक्रीज होने लगती है पॉपुलेशन ग्रोथ, तो वो फिर बोझ बनने लगती है। आई होप आप लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग, रोल, पॉपुलेशन ग्रोथ के फायदे और नुकसान यह भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।